नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव वैष्णव। न्यूज वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं। हम एक बार फिर से देखेंगे आज के अखबारों की हेडलाइंस और फिर उन पर करेंगे चर्चा। पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिला दें। और आज न्यूज वॉच में हमारे साथ हैं एनसीपी नेता दिनकर तावड़े जी, और साथ में हैं संजय चौपाने जी कांग्रेस नेता, और अशरफ आजमी जी हैं समाजवादी पार्टी से, और साथ में होंगे शंकर भानुशाली जी बीजेपी से। इन सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें इससे पहले कि आज अखबारों ने किन किन खबरों को अपनी सुर्खियां बनाई है। प्रहार से शुरू करते हैं। प्रहार ने जो कल तीन चार दिनों से बारिश हो रही है, मुंबई के जो पूरी जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त किया है बारिश ने, उसको हेडलाइन बनाई है। और जो स्लग यहां पर दिया है उन्होंने नॉन स्टॉप, यानी कि नॉन स्टॉप बारिश ने जिस तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, ये प्रहार ने अपनी हेडलाइन बनाई है। चलिए अब बात करते हैं अगले अखबार की। यहाँ पर मुंबई मिरर की हम बात कर रहे हैं। सेफ 3D डे फॉर पाक टीम। जो पाक टीम में जो भूचाल आया है, पाक क्रिकेट में जो भूचाल आया है, उसको लेकर यहाँ पर मुंबई मिरर ने यहाँ पर अपनी हेडलाइन बनाई है। जिस तरह से पाक के 3 खिलाड़ियों पर अब तलवार लटकी है, और इसके अलावा 4 और खिलाड़ी हैं जिन पर कि यहाँ पर शक जताया जा रहा है। इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में पूरा भूकंप मचा हुआ है, और जाहिर तौर पर लंदन में भी वहाँ पर टीम गई है। जो कमेटी है उनकी मीटिंग हो रही है। हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है 7 खिलाड़ियों और जो पीसीबी है, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, उसके आला अधिकारियों को, उनके चेयरमैन और उसके आला अधिकारियों को भी यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि उनके खिलाफ जो है वहाँ पर याचिका डाली गई थी देशद्रोह की। मुंबई मिरर है। और सामना की हम बात करें, सामना ने एक दूसरी खबर को यहाँ पर पुख्ता तौर से यहाँ पर दिया है। आईबी को शक है कि जो गणेशोत्सव है उसमें कार बम से हमला हो सकता है। ये आईबी को शक है, आतंकी हमला हो सकता है। ये आईबी को शक जता रही है आईबी, और इसको सामना ने अपनी हेडलाइन बनाया है। गणेशोत्सव के दौरान आईबी कह रही है कि उसको शक है कि कार बम से आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को सचेत रहने की जरूरत है। मोदी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन बनाई है। मोदी के खिलाफ जो जांच चल रही थी, पूर्व कमिश्नर आईपीएल मोदी हैं ललित मोदी, उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी उसमें ये सामने निकल कर आया है कि 80 करोड़ रुपए में जो चॉपर लिया था उन्होंने, वो आईपीएल से हुई कमाई के जरिए ही लिया था, और ये जांच में अब साबित हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बनाया है। और नवभारत टाइम्स की अगर हम बात करें तो नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट में पवार को दिखाई पावर, यानी कि पवार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये अहम यहाँ पर खबर है जिसकी अब आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। यहाँ पर पवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जो अनाज सड़ रहा था एफसीआई के गोदामों में, खुले में जो अनाज सड़ रहा था उसको गरीबों में बांटने का जो आदेश दिया था, वो आदेश है, यानी वो कोई सुझाव नहीं है। हम आपको बता दें कि पवार ने कहा था कि ये सुझाव है और इसे इम्प्लीमेंट किया जाना काफी मुश्किल है। और इसी को लोकमत भी उठा रहा है। सूचना नवे आदेश चल, ये कहा है लोकमत ने, यानी कि लोकमत ने भी इस पूरे मामले को यहाँ पर उठाया है कि किस तरह से सरकार यहाँ पर ये नहीं समझ पा रही है कि आदेश और सुझाव में क्या अंतर होता है। चलिए इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुले में सड़ते अनाज पर यहाँ पर फटकार लगाई है। कृषि मंत्री शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और कोर्ट ने पवार को आदेश दिए हैं कि गोदामों में सड़ा अनाज गरीबों में बांटा जाए, और इसके बारे में पहले दिया गया फैसला आदेश था, न कि सुझाव।
फिर से बता दें आपको, कृषि मंत्री शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने पवार को आदेश दिए हैं कि गोदामों में सड़ रहा अनाज गरीबों में बांटा जाए, और इस बारे में जो पहले यानी कि 12 अगस्त को जो फैसला दिया गया था वो आदेश था, न कि सुझाव। सड़ाने के बजाय गरीबों में अनाज बांटो, वो सुझाव नहीं आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने पवार को फटकार लगाई। कृषि मंत्री शरद पवार शायद अब सुधर जाएं और हो सकता है एफसीआई के गोदामों में सड़ने के बजाय अनाज अब किसी गरीब के पेट की आग बुझाए। सरकारी गोदामों में सड़ रहे अनाज की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त के दिन सरकार से कहा था कि जो अनाज सड़ रहा है उसे गरीब लोगों में बांट दिया जाए, लेकिन तब कृषि मंत्री शरद पवार ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा था, न्यायालय के सुझाव का पालन करना संभव नहीं है। सरकार मुफ्त में अनाज का वितरण नहीं कर सकती, लेकिन सस्ती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध करा सकती है। पवार के इस बयान के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पवार को साफ लफ्जों में समझा दिया है। मामले की जांच कर रहे जस्टिस दलबीर भंडारी और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा, अपने मंत्री से कहिए कि इस तरह की टिप्पणी ना करें। हमने जो कहा वो आदेश है, सुझाव नहीं। अनाज की हिफाजत के लिए सरकार को अनिवार्य रूप से कदम उठाने चाहिए ताकि ये सड़ने ना पाए। सरकार उतने ही अनाज की खरीद करे जितने की वो हिफाजत कर पाए। अब एनसीपी नेता भी बता रहे हैं पवार से गलती हो गई। वरिष्ठ वकील और एनसीपी नेता माजिद मेमन से TV9 ने बात की। वैसे मेमन साहब ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ कृषि मंत्री जिम्मेदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष को भी मौका मिल गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार गरीबों के साथ नहीं है। सड़ने के बाद अनाज से शराब तो बनाई जाती है, लेकिन यही अनाज गरीबों के पेट में नहीं जा सकता। मेरी जानकारी है 3 रुपए से 4 रुपए किलो के बीच में ये सब सड़ा हुआ अनाज डिस्टिलरी खरीदती है और वो मद्य निर्मित के लिए उसका उपयोग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के हितों में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी फैसला दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन यूपीए सरकार ने और केंद्र सरकार ने और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत इसके बारे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देश में लाखों टन अनाज सरकारी गोदामों में सड़ रहा है। सरकार का कहना है कि अनाज रखने के लिए गोदामों की कमी है और लोगों में अनाज मुफ्त बांटना भी आसान नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और खासकर कृषि मंत्री शरद पवार को अनाज चलाने के बजाय भूखे और गरीबों में बांटना ही होगा। न्यूज डेस्क TV9। चलिए इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं दिनकर तावड़े जी, एनसीपी नेता दिनकर तावड़े हमारे साथ हैं। तावड़े जी, क्या कहेंगे आप? मतलब सरकार और कृषि मंत्री खासतौर पर ये नहीं समझ पाते हैं कि आदेश है या फिर सुझाव? बिल्कुल, ये आदेश जो वापस सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उसमें आदेश है। हमारी नहीं, लेकिन जो 12 अगस्त को दिया था वो भी आदेश था। आपके सॉलिसिटर जनरल वहां पर हैं, आपके सरकारी वकील वहां पर हैं। उसमें आदेश नहीं, उसमें ये निर्णय लिया था, उसमें आपको कम दाम में दे या उसको फ्री में दे, ये था। लेकिन अगर कल का अगर वो आदेश है, लेकिन अगर कृषि मंत्री ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है उसको इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल ऐसा नहीं है। आगे देखो, हम हमारी ये डेमोक्रेसी में हम हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है मानते हैं, हमको आदेश मानना ही पड़ता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि पवार साहब कृषि मंत्री आने के बाद, यूपीए सरकार आने के बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2 रुपया का गेहूं 3 रुपए का चावल देने वाले बीपीएल के पहला सरकार है, पहला सरकार। मेरा सुन लीजिए, और इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ हुआ था? शंकर साहब संतुष्ट हैं क्या आप इनके जवाब से? अब एकदम संतुष्ट नहीं है, पूरा हिंदुस्तान संतुष्ट नहीं है, तो शंकर भानुशाली कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? और क्या आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी अखबारों में जाइए, बाकी तो पवार साहब हैं, इनको तो अभी ये तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट था कि वहां वो आदेश ही था। लेकिन अभी केंद्र सरकार के पास अटॉर्नी जनरल है, केंद्र सरकार के पास क्या व्यवस्था नहीं है जो ऐसे बोले कि ये आदेश नहीं वगैरह के, ये सब कि किसी के मेरे नहीं, किसी के भी नहीं। ऐसा है कि ये जो बात है इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो नाराजगी है वो क्यों इस वक्त ऐसे वक्त में आई, इतने हिंदुस्तान की आजादी के 63 साल बाद? आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने अभी हाल ही में, हिंदुस्तान की सरकार ने तय किया था कि फूड सिक्योरिटी कानून बनेगा। फूड सिक्योरिटी कानून के तहत जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं उनको जो है अनाज 35 किलो एक कुंबे को दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो जो सरकार ने ये जो कानून बनाने की शुरुआत की, तो एक
कमेटी का गठन किया और कमेटी को ये निर्णय दिया गया कि भाई आप जो है तलाश कीजिए कि कितने लोग हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी गुजारते हैं। एनडी सक्सेना 42 करोड़ बताते हैं, उसके बाद फिर एक कमेटी आती तेंदुलकर की, वो 48 करोड़ बताती है। सरकार को ऐसा लगता है कि ज्यादा हो गया। अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी की रिपोर्ट आती है और वो बताती है कि 77 करोड़ लोग इस मुल्क में गरीबी की रेखा से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी 20 रुपए रोज कमा रहे हैं। अब ऐसे हालात में 176 लाख टन अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा है और ट्रेजेडी ये है कि सरकार जो है वो बेहिस बैठी हुई है। वो ये भी नहीं जानती कि एक गरीब आदमी के मुंह में अनाज का दाना दिया जाए ताकि वो रात को भूखा न सोए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस चीज का जवाब लेते हैं संजय चौपानी साहब से। संजय साहब, कहीं ना कहीं सरकार की यहां पर गलती है, क्योंकि जिस तरह से ये पहली बार नहीं है जब अनाज खुले में सड़ रहा है। कई सालों से ऐसा होता रहा है, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं है। और जब आपको पता है कि अनाज ज्यादा पैदावार हो रही है तो आप खरीदे नहीं है, खरीद रहे हैं तो खुले में अनाज सड़ने के लिए क्यों? क्या है, देखो कांग्रेस का गवर्नमेंट केंद्र में बहुत साल से, बीच में बीजेपी का भी गवर्नमेंट था जी। उस वक्त में भी यही हालत थी। बिल्कुल, गोडाउन वगैरह जो बनाना चाहिए इतने सालों में, अनाज की पैदाइश आज भारत में कमी नहीं होती है। और कुछ अनाज अगर दुष्काल आता है तो उसके लिए अपने को सिक्योर रखना पड़ता है। ऐसे हालत में पूरा अगर अनाज पर बांट देंगे और कुछ ऐसी भयावह परिस्थिति पैदा हो जाती है, जैसा पिछले साल में देखा अपन ने, बरसात नहीं हुई थी, फसल अगर पैदा नहीं होती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? इसलिए कुछ हिस्सा एक करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। लेकिन अनाज को सड़ने के लिए अगर छोड़ दिया जाए और वो गरीब आदमी को न दिया जाए तो ये तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि अनाज सड़ रहा है तो क्या वो सिक्योर हो रहा है, जैसे कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बहुत साल तक सरकार चलाई। दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान यानी भूखे और मरते हुए हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसने 63 सालों में ऐसा इंतजाम नहीं किया कि एक गरीब और कमजोर आदमी के मुंह में अनाज जा सके। 78 करोड़ लोग इस मुल्क में गरीबी की रेखा से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं और ये सरकार 5 लाख करोड़ 150 घरानों को, जो बड़े उद्योगपति घराने हैं, 5 लाख करोड़ सब्सिडी देती है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अगर 20 से 30 हजार करोड़ रुपया साल में खर्च किया जाए तो 70 करोड़ लोगों को 2 टाइम का दाल चावल और गेहूं जो है वो सरकार 3 रुपए किलो के हिसाब से दे सकती है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। ये ट्रेजेडी है इस मुल्क की। और आपको मैं क्या जवाब देंगे? सुनिए, इसमें क्या है, संजय भाई ने जैसे कहा है कि हमको अनाज की कितनी जरूरत है जी, 400 लाख टन की अनाज की जरूरत है। अब हमारे पास गोडाउन में कितना अनाज है? 600 लाख टन अनाज की जरूरत हमारे पास जी। जब इनकी सरकार थी 48 करोड़ का अनाज वो सड़ गया था। अभी की जो रिपोर्ट है, मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी है, 2009 में अनाज कितना सड़ा हुआ 6 करोड़, सिर्फ 6 करोड़। सुने मेरा, सवाल ज्यादा नहीं, सवाल ये है आज जो चिल्ला रहे हैं, सब जो चिल्ला रहे हैं, जो बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं कि ऐसा हो गया कि बस अनाज हमको, हमारे पास 600 लाख टन है और उसमें से पूरा सड़ गया। सवाल है कि आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश क्यों देना? सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाएगा ना, पवार साहब ने आदेश को क्यों देना पड़ा? उन्होंने 12 अगस्त में भुखमरी बढ़ गई है। 77 लोग करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। 48% बच्चों के बदन में खून की कमी है। 70 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। 115 जिलों पे सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है और गरीब आदमी जो है वो मजबूर हो गया। आज मजबूर होकर बिल्कुल भटक नहीं रहे। पानी का सवाल कहां पर जाता है? कारकर्दगी की बात, 7 साल में आप चला रहे सरकार यहाँ पर, बीजेपी नहीं चलाया। भारत में एक पेपर में बताइए, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूँ कि आज की डेट में जो हालात है, इसलिए मर गया आदमी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर ये आदेश देना पड़ा कि वो गरीब आदमी जो आज देखिए समाज में क्या हो रहा है, ये इनकी देन है कि धीरूभाई अंबानी परिवार का एक शख्स अपनी बीवी को 250 करोड़ रुपए का एरोप्लेन अपनी बीवी की शादी की सालगिरह देखिए करोड़ लोग जो है इसी बारे में बात कीजिए। करोड़ लोग जो है वो 250 रुपए की साड़ी अपनी बीवी को नहीं दे सकते। समाज में ना बराबरी जो है वो जवाब ले लेते हैं। जी, आप अनाज सड़ने का बात अगर करते हैं तो उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। स्पष्ट बोल रहा हूं कि अनाज की हमको जरूरत कितनी है? 400 लाख टन। अभी अनाज हमारे पास कितना है? 600 लाख टन। 600 लाख टन, अगर 200 लाख टन का अगर हमको अनाज के लिए गोडाउन चाहिए, तो वेयर हाउस चाहिए, ये बंदोबस्त करना पड़ेगा कि नहीं? जैसा हमारे संजय भाई ने कहा है कि अनाज सिर्फ हम लोग बांटने के लिए नहीं,
जब हमारे पास अनाज नहीं बेचता, बारिश नहीं आते, उसको भी हमको कोई कोटा हमको रिजर्व करना पड़ता है। कहाँ और कैसे? दूसरी बात, बीच में 29 लाख टन 29 लाख टन यूपी के कोटा का हम लोग ने भेजा था। मायावती ने वो उठाया नहीं, वो जो हमारा गेहूं और चावल उन्हें उठाया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बोल सकते हैं, उसके राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सिर्फ केंद्र की नहीं। शंकर साहब, सरकारें हैं जो आपके नेता हैं, आपने यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को सुना होगा, जिस तरह से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ ये जो पूरा सड़ा हुआ गोदाम है, उसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम चल रहा है और शराब बनाने के और इससे पूरी जनता, गौरव जी, पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है कि इनका षड्यंत्र ही है, 100% षड्यंत्र है इनका कि ये जैसे सड़ जाए कि जो दारू बनाने वाले कंपनी को दे निकालकर औने पौने दामों में मार्केट में बेचने का काम कर रहा है। सरकार का नियंत्रण जो है उस पर कमजोर हो गया है। और मैं आपको और भी जानकारी देता हूं। देखिए, एक ये सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार खर्च करना नहीं चाहती। सरकार 20-30 हजार करोड़ रुपया खर्च करे तो 70 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा। 60,000 करोड़ कॉमनवेल्थ गेम पे खर्च करती है, 10,000 करोड़ दिल्ली के एयरपोर्ट पे बनाने को खर्च करती है, लेकिन सरकार अपने लोगों को गोदाम बनाकर उनको अनाज देने का काम नहीं करती। और नरेगा के तहत जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि ऐसे लोगों को मजदूरी के नाम पर अनाज बांट दिए जाए। पैसे नहीं देने की बात कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। मेरा वही कहना है कि इस रैकेट में जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप पकड़ते बराबर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस व्यासपीठ से कि इसमें राजनीति करने के बजाय अगर जो सचमुच जहां अनाज सड़ रहा है, गोडाउन बनाने के लिए हमारा केंद्र सरकार मनमोहन सिंह जी उसके बारे में आज एक भी भूखमरी नहीं है पूरे भारत में, हर गरीबों को खाने के लिए मिलता है। ये वाली आपकी बात का बहुत एकदम विरोध करता हूँ। शंकर जी, कहना है कि गरीबी की रेखा से नीचे की जिंदगी गुजारने वाले लोगों को अनाज देने के लिए और मजदूरी के तहत शंकर जी, सीधा सा आरोप यहाँ पर सीधा सा आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि यानी कि जो अनाज संभाला जा रहा है वो कांग्रेस संभाल रही है, लेकिन जिस अनाज की कालाबाजारी हो रही है वो बीजेपी पार्टी कर रही है। बिल्कुल। अब सुनिए इनका कहना, अब सोचिए गौरव जी कि जो निर्दोषों को पकड़ के उनको मतलब जेल में ठूसा जा रहा है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या तो कोई अगर इनको दिखता तो उनको तो फांसी पे लटका देते हैं। लेकिन ये सब कहने की बात है कि ये जो व्यापारी है तो भारतीय जनता पार्टी। अरे तो ये कोई बात, ठोस कदम उठाकर उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, गरीबों जांच करके अगर गरीबों तक अनाज पहुंचाने की बात आ रही है, क्या आप मानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस देश में सही ठीक ठाक चल रही है? मैं आपको ये बोलता हूँ, अभी ये तय हुआ कि भाई इतने लाखों जो है राशन कार्ड बोगस है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि राशन कार्ड को बोगस बनाने वाले कौन? सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनका नियंत्रण कर्मचारियों पे या अधिकारियों पे क्यों नहीं है? और अगर नहीं है, अगर ये बोगस है तो उसको निकालिए। लेकिन वो इंसान जो गरीब है, जो कमजोर है, अगर उसको अनाज नहीं मिल रहा है और वो भी मजदूरी के बदले में अनाज, मुफ्त में अनाज देने की कोई बात नहीं। 3 रुपया किलो अनाज की तकसीम है, 35 किलो। इसमें मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि रेशन कार्ड बोगस है ऐसा ठीक है आपको लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गरीब जो आदमी रहता है, अनाड़ी रहता है, उसका खुद का मकान नहीं होता है, कभी फॉरेस्ट का रहता है, कभी कोई एमआईडीसी का होता है, कभी भाड़े का होता है। उनका कहना है कि नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं है। हम तो बोलते कोई बोगस ही नहीं है। मेरा कहना एक ही है, इस पे सर्वेक्षण होना चाहिए जो लिमिट है दारिद्र्य रेखा की। इनका आरोप है कि नियंत्रण नहीं है, सरकार का कहीं नियंत्रण नहीं है। सरकार काबिल है, सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है। राशन कार्ड का जिक्र सरकार कर रही, हम तो बोगस ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में बसने वाले हर आदमी को राशन कार्ड दिया जाए, उसको सारी सुविधाएं दी जाए, ये सरकार का फर्ज है। लेकिन सरकार उसको दे रही है और अब बोगस बता रही है। सर्वेक्षण होता है तो सर्वेक्षण होता है तो संजय चौपाने अगर जहां रहता है उसका अगर प्रूफ नहीं दे पाता है तो उसको बोगस ही करा दिया जाता है, उसको बोगस ही करा दिया जाता है। इस मुंबई शहर में अगर एक आदमी किराए पे रहता है, उसका राशन कार्ड बनता है, कल वो शिफ्ट हो जाएगा किराए पे दूसरी जगह, उसको बोगस क्यों करार दिया जाएगा? मैं ये आपको कहना चाहता हूं सर कि आज ये इस बात को आप तय कर लीजिए और मान लीजिए कि सरकार जो है वो गरीबों को अनाज की तकसीम के मामले में नाकाम हो गई है और उसके बाद फिर से नई शुरुआत की जाए।
अनाज के गोदाम 63 साल से नहीं बन रहे, कितना वक्त लगेगा? थोड़ा सा हम यहाँ पे भटक रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे भटक रहे। तावड़े जी से जी पूरा नहीं है, कुछ पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है वो। 76 लाख टन अनाज। थोड़ा सा हम यहाँ पे भटक रहे। एक सवाल तावड़े जी से। तावड़े जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पूरा मामला और इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है, और खासतौर पर एफसीआई की भूमिका भी तय करने की जरूरत है, क्योंकि एफसीआई अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो देख रही है पूरे, उसके लिए जिम्मेदार, खाद्यान्न के स्टोरेज के लिए जिम्मेदार है वो, कहीं ना कहीं उसके अधिकारियों को भी जवाबदेही लेनी होगी। देखो, आपने स्पष्ट कहा है, हम लोग इधर बहस करने के लिए आए, लेकिन हमारी यहाँ बहस नहीं होती है। हम लोग भटक रहे, विषय बाजू में होता है और भटक रहे हैं। स्पष्ट यह है कि हमने पहले बार अभी भी कहा रहा हूं कि 400 लाख की टन की अनाज की जरूरत है। पवार साहब ने बंबई की जो मीटिंग हुई शनिवार को, उन्होंने कहा है 600 लाख टन हमारे पास अनाज है। इसका मतलब 200 लाख टन अनाज हमारे पास अतिरिक्त है, एडिशनल है। उसको वेयर हाउस गोडाउन बांधने की प्रक्रिया अभी चालू हुई है। ये जो सड़ने की प्रक्रिया अभी नहीं, जब बीजेपी की सरकार थी उधर 48 करोड़ का अनाज सड़ गया था। आज में जो अंक दे रहे हैं, आप अंक पूछिए एफसीआई को, आज हमारे 2009 को अनाज 3 करोड़ सड़ गया, अभी अनाज 6 करोड़ सड़ गया। इसकी सुनो, मेरा पूरा होने दो मुझे। और ये वो सड़ गया, उसकी बात है स्पष्ट है। लेकिन अच्छा, अनाज सड़ता है आरोप, लेकिन आपके सड़ने पर आरोप तो ये लग रहा है कि इसको जानबूझकर सड़ाया जा रहा है, क्योंकि एक रैकेट काम कर रहा है। ये सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों मिला के वेयर हाउस बनते हैं। राज्य सरकार में इनकी अरेस्ट, आपका 10 जगह सरकार है, 5 जगह पूरा है, 5 जगह आधा सरकार है, 5 राज्यों में। तो इसमें जहां भी सरकार है, लेकिन मुझे बोलने दीजिए ना, अगर उसको जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की नहीं है, राज्य सरकार भी है। मैंने अभी कहा था कि 29 लाख टन गेहूं चावल हमने इसको भेजा था, उसका कोटा का, किसको? यूपी को जी। तो मायावती ने नहीं उठाया, वो सड़ेगा नहीं, कैसा करेगा? अच्छा, दूसरी बात एक है, आप ये अभी से नहीं, 1952 से ये प्रक्रिया चल रही है। सुनो मेरा, जब ये अनाज हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, दुनिया में जो सर्वे हुआ है अभी, जिसमें ये कहा गया कि दुनिया के सबसे गरीब जो मुल्क है, 26 मुल्क अफ्रीका के 26 मुल्क इतने गरीब हैं कि दुनिया में सबसे गरीब हैं, लेकिन उसकी गरीबी जो है वो हिंदुस्तान से बड़ी नहीं है। 8 स्टेट ऐसे इस मुल्क में हैं जो उस 26 मुल्कों से भी ज्यादा गरीब हैं। ये ट्रेजेडी नहीं है? 63 साल का हिंदुस्तान क्या आपसे सिर्फ गरीबी और भुखमरी मांग रहा है? यूपी की सरकार, जो हमारे राज्य यूपी की सरकार, क्यों नहीं अनाज उठाई? अनाज वो नहीं उठाई, वो तो बीपीएल को के लिए वो अनाज नहीं उठाए। बाकी के स्टेट है, बाकी की स्टेट जंगलों में बाकी की सुनिए, अभी वो आज भारत में अनाज के बारे में आप बहुत स्वयंपूर्ण है। आज अमेरिका से अपने को मिलो मंगाना पड़ा था, और सड़ा हुआ मिलो अपन खाते थे। सवाल कहाँ है भारत? आज आदमी इंसान गरीब होता जा रहा है। 70 करोड़ लोगों के पास मेरा सुनिए, आप बोलते हैं कि अनाज बांटना चाहिए, अनाज बांटना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि सही अनाज बांटना चाहिए। अनाज हम कौन से बेस के ऊपर बांटेंगे? तो हमको सर्वेक्षण, अनाज बांटना चाहिए, लेकिन कैसे बांटना चाहिए और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पर पालन होगा या नहीं? चलिए, जनता से एक सवाल है हमारा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब कृषि मंत्री सुधरेंगे? ये जवाब हमें एसएमएस के जरिए आप भेज सकते हैं। एसएमएस भेजने के लिए आप पहले लिखें न्यूज वॉच, फिर स्पेस देकर आप हाँ के लिए वाई लिखें और ना के लिए एन लिखकर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 5600669। ये इस नंबर पर आप हमें जवाब भेज सकते हैं। चलिए, लास्ट में हम अब यहाँ पर संक्षेप में जवाब लेना चाहेंगे सबसे पहले तावड़े जी से कि तावड़े जी, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है 2 बार कि ये आदेश है, इसे सुझाव न माना जाए, क्या कुछ हो सकता है? हम तो आदेश सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का होगा, हम मानते हैं, मानना ही पड़ेगा। वो एक हमारी लोग डेमोक्रेसी की जो एक प्रक्रिया है कि जो कोर्ट का आदेश होता है वो कोर्ट का आदेश मानेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप मानते हैं कि यहाँ पर जो देरी हो रही है खासतौर पर अनाज के मामले में, चाहे गोदाम की बारी है या बाकी चीजों की बारी, इसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए अब सरकार को? नहीं, प्रायोरिटी पे ये बात तो होनी चाहिए कि जो अनाज आज रेलवे स्टेशन पे या बाहर जहां कहां पड़ा है वो सड़ रहा है, वो सर्वेक्षण करके बीपीएल के या जो गरीब उच्चतर रेखा पे जो लोग हैं उसका जो नहीं, हम सिर्फ इतना जाने कि अमल होगा क्या? नहीं, अमल जरूर होगा, अमल जरूर होगा। अशरफ साहब, आपको लगता है कि अमल होने जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज खाली स्पष्ट करना चाहूंगा
के नीचे के स्तर पर कर्मचारियों के ऊपर जब तक पकड़ नहीं होगी, ऊपर से कितने भी आदेश आएंगे, इसके ऊपर कोई अमल दखल होने वाला नहीं है। शंकर जी, लूज है कहीं ना कहीं से और पूरा सिस्टम नहीं। सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उनका मतलब सम्मान करता है, लेकिन ये पवार साहब इतने बड़े आदमी हैं कि अभी हो सकता है कि इनका भी वो सम्मान करेंगे या नहीं, शंकास्पद। चलिए एक चीज है जी, बिल्कुल दूसरी बात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। वक्त की कमी है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का जजमेंट देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। वाकई में इस देश में काफी भुखमरी है, काफी बेरोजगारी है, लेकिन अनाज सड़ रहा है खुले में, रैकेट काम कर रहा है यहां पर। अब सरकार क्या इस पर ध्यान देगी? क्या सरकार अब गरीबों को अनाज बांटेगी? ये एक बड़ा सवाल है। सुबह स्टार्टिंग ट्रबल कब